साथियों, आपका बहुत स्वागत आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के अखबारों में जो कुछ भी बिहार एसटीईटी और बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी खबरें प्रकाशित की गई हैं, उन खबरों की ओर वन बाई वन चलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट आज के अखबारों ने कवर किया है। और बिहार एसटीईटी को लेकर के अगर हम बात करें तो अभी 7वें चरण की जो सरगर्मियां हैं वो लगातार विवादों के घेरे में है। जिस प्रकार से अभ्यर्थियों में और सरकार के बीच में जो तनातनी की स्थिति बनी हुई है, लगातार हर दिन जो है वो बदलते समय के साथ परिस्थितियां भी बदलती नज़र आती हैं। उस पर बात करने के पूर्व जो है वो प्राथमिक शिक्षक नियोजन हो या छठे चरण की बहाली हो, उससे संबंधित कुछ बातें जो कि आज के अखबारों ने बड़ा प्रमुखता से जगह दी है, क्योंकि काउंसलिंग को लेकर के कल भी आपने देखा होगा कि 13 अगस्त जो है वो लास्ट अल्टीमेटम दिया गया था कि ये इस दिन तक जो है सबों को जो है वो आपको स्कूल में जगह मिल जाएगा, उनको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग को लेकर के जिस प्रकार से कल काउंसलिंग है और इसमें बताया गया है, आज के अखबार प्रभात खबर का ये एडिशन है पटना का, कि 3 बार पुकारा जाएगा नाम, अगर नहीं आए तो जाएगा मौका। यानी कि प्राथमिक नियोजन के चयनित अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो आज शाम 6 बजे तक जो है जारी रहेगी। काउंसलिंग के लिए किए गए हैं खास प्रबंध क्या कुछ है उसको हम जरा देख लेते हैं। जिन लोगों को भी इसमें भाग लेना है वो बहुत ज़रूरी है ये खबर उनके लिए जानना। अभ्यर्थियों को पुकारने का क्रम किस प्रकार से होना चाहिए। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग 5 जुलाई से जो है वो होनी है और इसके तहत उसी दिन शाम 6 बजे तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जो जानकारी है उसके मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों का जो सत्यापन है, उनका जो सभी प्रमाण पत्र है और अगले कार्य दिवस पर शाम 4 बजे तक विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल पर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी के सहयोग से अपलोड किए जाएंगे। साथ ही साथ अपलोड करने के लिए जिलावार जो यूजर आईडी तथा पासवर्ड संबंधित जो जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको उपलब्ध कराई गई है। अब काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है, काउंसलिंग की प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होगी, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम जो है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से 3 बार पुकारा जाएगा। अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के क्रमवार अभ्यर्थियों को 3-3 बार पुकारा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो लोग जिनका नाम पूर्व में पुकारा गया हो, बाद में नियोजन की प्रक्रिया में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आपका उपस्थिति होना और उपस्थित होने के साथ ही साथ ध्यान को केंद्रित रखना, क्योंकि 3 बार में अगर आप मौका चुके तो फिर आपको नियोजन की प्रक्रिया में शामिल वहाँ नहीं किया जाएगा। अब जो वरीयता सूची में जो अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति शेष रह जाती है तो फिर ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी जिनका नाम पुकार होने पर वे अनुपस्थित रहे हैं, वैसे अभ्यर्थियों की मेगा सूची के अनुसार काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो इन बातों को, ये जो कॉलम है इसको बड़ा ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि आपके पास मौका 3 बार का ही मिलेगा। तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी यह भी जान ले कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 82 या कम अंक प्राप्त करने वाले को 2 अंक का अतिरिक्त मेगा अंक देय नहीं होगा। यानी कि जो 2 अंकों का वेटेज जो होता था वो 82 पे ही आपको मिलेगा, अगर इससे कम है तो आपको नहीं मिलेगा। काउंसलिंग के क्रम में रिक्ति जो है उन रिक्ति के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और शिक्षण पात्रता परीक्षण मूल प्रमाण पत्र को जमा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रमाण पत्र अंक पत्र अभ्यर्थियों के द्वारा यानी कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और उस पर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा भी हस्ताक्षर किया जाएगा। ये सभी मुख्य बातें इसमें दी गई हैं। शेष मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ प्रमाण पत्र जो है वो आपको वहाँ पर जमा कर लिए जाएंगे। काउंसलिंग के क्रम में और जो मुख्य बातें हैं उनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावा वापस लेना चाहता है तो स्व घोषणा पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र वापस ले सकता है। यानी कि आपको वो फिर लिखित रूप से देना होगा। इससे पहले नियोजन इकाई की तरफ से वरीयता के अनुसार 50-50 अभ्यर्थियों को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा और वहां पर आपको उपस्थित होना बेहद जरूरी है। अन्य खबरों की अगर आप देखें कि पुकारने का जो क्रम होगा वो किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले अनारक्षित कोटे को, उसके बाद अनारक्षित महिला कोटि, उसके बाद पिछड़ा वर्ग कोटि, पिछड़ा वर्ग महिला, फिर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला है, अनुसूचित जाति कोटि के अनुसूचित जाति महिला को, अनुसूचित जनजाति कोटि अनुसूचित जनजाति महिला, उसके बाद आरक्षित वर्ग की महिला जो आरएफ है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पुरुष, महिला ईडब्ल्यूएस जो होते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला कोटि से होगा। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जिस नियोजन इकाई में पद आरक्षित होगा वहां सर्वप्रथम रिक्ति के सापेक्ष जो नियोजन इकाई होंगी इसके
पश्चात स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार के द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नाती नातिन जो है उनको उपलब्धि और उनको उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष जो है वो काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी कि सिर्फ जिस प्रकार से ये क्रम है कि पहले उसमें यू आर फीमेल, फिर पिछड़ा वर्ग, फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये क्रम आपको दे दिया गया है। आप यहाँ पर भी इन्हें देख सकते हैं। अगली बातों की ओर अगर हम चलें तो काउंसलिंग के लिए जो खास प्रबंध जो किए गए हैं सरकार की तरफ से, उनमें आप देख लें जो दस्तावेज आपको लाने होंगे वो दस्तावेजों को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक के अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक की डिग्री और जिसकी नियुक्ति स्नातक प्रमाण पत्र के आधार पर होनी है, ये आपको जरूरी है। उसके बाद प्रशिक्षण और अंक पत्र प्रमाण पत्र यानी कि बीएड का प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंक प्रमाण पत्र यानी कि जो स्कोर कार्ड आपको मिला होगा, आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और आरक्षित कोटे के अभ्यर्थी के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए आय प्रमाण पत्र भी चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के लिए, उत्तराधिकारी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए। जिन पर लागू हो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जिन पर लागू हो ईडब्ल्यूएस से संबंधित जो है तो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र चाहिए और इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी लानी होगी। हालांकि अगर किसी की योग्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो फिर अवबंधित प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। सीटीईटी अभ्यर्थियों के लिए डाउनलोड प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं, इन सारे प्रमाण पत्रों की सूची यहाँ पर दे दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आज के प्रभात खबर में भी इसे बड़ा विस्तार से, प्रमुखता से छापा गया है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अब काउंसलिंग से संबंधित जो प्रक्रिया है उससे जुड़ी आवश्यक जो बातें हैं उसको ज़रा ध्यान रखें कि काउंसलिंग स्तर पर नियोजनावार जो वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और इसके अलावा समस्त काउंसलिंग सेंटर के परिसर की स्थितियों पर नज़र रखने के लिए अलग से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसका लाइव जो एक्सेस है उसके जरिए शिक्षा विभाग के मुख्यालय पर देखा जा सकेगा। ये एक अच्छा कदम है। संबंधित अभ्यर्थियों को जानकारी देने के लिए प्रत्येक काउंसलिंग सेंटर पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार की अगर परेशानी हो रही है अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में तो वो दूर की जा सकेगी। काउंसलिंग में नियोजन इकाई के सदस्य सचिव उपस्थित रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया पर पूर्ण निगरानी और दूसरी सूचनाओं के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इसका दूरभाष संख्या भी आप देख सकते हैं 0612 2215181 आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है। इस नंबर पर प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये कार्यशील रहेगा, यानी कि 10 से 6 के बीच में आप इस नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ी जो अन्य आवश्यक बातें हैं उसमें कहे प्रत्येक नियोजन इकाई की जो तरफ से अनुमोदित मेघा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को अपने फोटो युक्त पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो लाना होगा, तभी उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। जिला शिक्षा जो पदाधिकारी हैं उनको पहले कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक से जुड़ी आवश्यक सूचना के समय काउंसलिंग स्थल की सूचना NIC की वेबसाइट पर अपलोड करनी है और काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की तरफ से दिए गए जो अभ्यावेदन है उनके साथ दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ 2-2 छाया प्रति भी लानी होंगी। 50-50 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जो बातें हैं कि 50 काउंसलिंग सेंटर पर मेरिट के हिसाब से 50-50 अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग कराई जाएगी उनके नाम क्रमवार पुकारे जाएंगे और काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों की पंजी को जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि उनके रजिस्ट्रेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक नियोजन की अगर हम बात करें अब तो सभी काउंसलिंग सेंटर पर जो है वो मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी होंगी। यह एक अलग से व्यवस्था बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से। और छठे एवं प्राथमिक शिक्षक नियोजन की जो काउंसलिंग कराने के लिए प्रत्येक सेंटर पर मजिस्ट्रेट और उनके नेतृत्व में पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल और लॉ एंड ऑर्डर पर ये दंडाधिकारी पूरी निगाह रखेंगे ताकि काउंसलिंग का समय जो है वो निर्धारित रूप से बिना किसी द्वेषपूर्ण व्यवहार के पूरा हो सके। समय जो है वो 11:30 बजे से 4:30 बजे तक का रखा गया है। शनिवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और प्राथमिक निदेशक डॉक्टर रंजित कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। विजय चौधरी ने इस वर्चुअल संवाद में नियोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को हिदायत देते हुए यह कहा कि काउंसलिंग में पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए और इसमें किसी तरीके की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्चुअल मीटिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी पदाधिकारियों को गाइडलाइन जारी की और दूसरे सभी जिला पदाधिकारियों से कहा गया कि काउंसलिंग सेंटर पर विशेष जो पदाधिकारी होंगे उनकी तैनाती कर
जो व्यवस्था है उस पर निगरानी रखेंगे। अपर मुख्य सचिव जो संजय कुमार हैं, उन्होंने सभी जिला पदाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों से कहा कि काउंसलिंग के दौरान किसी भी तरह की शिथिलता होती है तो आवश्यक रूप से संबंधित के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें, इसके लिए वह बाध्य होंगे। तो ये सभी बातें आज की काउंसलिंग को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट थी, जिसको जानना आपको बेहद ज़रूरी था। और काउंसलिंग जो जिस प्रकार से रखी गई है, उम्मीद है कि छठे चरण की काउंसलिंग जल्द समाप्त हो और सातवें चरण की प्रक्रियाएं जो है वो जल्द शुरू हो। इसके लिए जो है विभाग निरंतर प्रयासरत है। आगे वाले वीडियो में आपको कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।